गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संघीय कार्यपालिका का, जिसके अंतर्गत हम क्या है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इनके शक्तियों और इनके कार्यों के बारे में प्रमुखतः बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की, और इस भी वीडियो में हम क्या है राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशेष बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वैसे वैसे क्या है आप साथ साथ में तैयारी करते रहें और नोट्स भी क्या है प्रॉपर तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन है वो आपके पार्ट के बीच में से पूछे जाएंगे, इसलिए क्या लाइन टू लाइन रीड करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ क्या है बीच में से क्वेश्चन उठते हैं, छोटे वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से, तो इसलिए आपको क्या है अच्छी तरीके से तैयारी करनी प्रमुख रूप से आवश्यक है। तो इसी प्रकार हम राष्ट्रपति के आगे जो अपने प्रमुख बिंदु है उनके बारे में प्रमुखतः चर्चा करेंगे। अब आती है प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल है वो प्रमुखतः क्या होता है, जो अपने राजनीतिक प्रतिनिधि है, राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ किया जाने वाला औपचारिक व्यवहार का तौर तरीका। यानी राजनीतिक प्रतिनिधि है जो एक देश से दूसरे देश में आते हैं और उनके साथ जो व्यवहार करने का जो तरीका है, उनकी जो आवभगत करने का तरीका है, उनका स्वागतम करने का तरीका है, वो प्रमुख रूप से क्या है कि प्रोटोकॉल से संबंधित आता है। इस प्रकार एक देश से दूसरे देश में जब प्रतिनिधि जाते हैं तो उनके जो रिस्पेक्ट है, उनके सम्मान है, उनका जो आदर सम्मान है वो प्रमुख रूप से किससे जुड़ा होता है, प्रोटोकॉल से जुड़ा होता है। बात आती है सर्वोच्च स्थान। अब इसमें सर्वोच्च स्थान प्रमुखतः किसका होता है, देश का जो प्रथम व्यक्ति अपना है, प्रथम व्यक्ति है वो भारत में किसको माना गया है, राष्ट्रपति को माना गया है। और राष्ट्रपति है वो देश की शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके साथ क्या है संसद जुड़ी हुई है। और इसी प्रकार क्या है कि राष्ट्रपति है वो प्रोटोकॉल के तहत तो राजनीतिक प्रतिनिधियों की जो स्वागत से संबंधित प्रक्रिया है, उसके आवभगत से संबंधित जो प्रक्रिया है, उसको महत्वपूर्ण इसमें माना गया है। और हमारे जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका क्या होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। क्या होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। और राष्ट्रपति का जो पद है वो गरिमा और सम्मान का पद होता है। क्या पद होता है, गरिमा और सम्मान का जो पद है भारत में किसका है, राष्ट्रपति का बताया गया है। बात आती है कि राष्ट्रपति महोदय शब्द का इस्तेमाल। अब राष्ट्रपति के लिए जो संबोधन शब्द है वो प्रमुखतः किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, राष्ट्रपति महोदय शब्द का इस्तेमाल है वो राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। पहले अपने क्या है कि कुछ अनेक प्रकार से क्या है राष्ट्रपति से संबंधित संबोधन किया, जैसे महामहिम है, तो इस प्रकार की क्या जो प्रक्रिया है उसको वर्तमान समय में क्या है परिवर्तित कर दिया गया है। बात आती है महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं राष्ट्रपति के लिए। पहले क्या है कि राष्ट्रपति शब्द के लिए संबोधन के लिए क्या है महामहिम शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में क्या है कि इस महामहिम शब्द को हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति का जो संबोधन किया जाता है वो प्रमुखतः किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के नाम से। कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है, सभाएं होती है या कोई आयोजन होता है किसी प्रकार संसद का कार्यक्रम का, तो प्रमुखतः वहां किसका संबोधन किया जाता है, महामहिम का नहीं होके राष्ट्रपति महोदय के नाम से उनका संबोधन प्रमुखतः किया जाता है। बात आती है संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है वो प्रमुखतः कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है और कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद है उसका व्याख्यान किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है, जो सोपान है, इसकी प्रमुख रूप से व्यवस्था की गई है। बात आती है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो प्रमुखतः किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। संघ की कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार, एक प्रकार से केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है उसकी जो शक्तियां हैं किस में निहित होती है, राष्ट्रपति के पास निहित होती है। अब आती है कि ये कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास निहित होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 53 के अनुसार क्या है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसके पास होगी, राष्ट्रपति महोदय के पास में होगी। ध्यान रखना, अब किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय का। किस शब्द का उपयोग नहीं होता, महोदय के होता है, महामहिम शब्द का उपयोग राष्ट्रपति के लिए नहीं होता। बात आती है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग है वो किस प्रकार से करता है। तो प्रारंभ में व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का उपयोग स्वयं करता है। सबसे पहले बात आती है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या है कि अपनी शक्तियों, अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन अन्य स्थान पर एक बात स्पष्ट की गई है कि राष्ट्रपति समस्त शक्तियों का उपयोग है वो स्वयं नहीं कर सकता। उसके लिए उसको क्या है कि स्वयं व अधीनस्थों के माध्यम से, यानी जो उसके अधीनस्थ है, एक प्रकार से कहा जाए तो प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है
उसके सलाह विमर्श के बाद में राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रमुखतः करता है। तो इस पर स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति जो पद की व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 52 में की गई है। राष्ट्रपति की जो संघ की केंद्र सरकार जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आई है और राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग है वो स्वयं तथा अपने अधीनस्थ, यानी अधीनस्थ का मतलब यहाँ है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद से। तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सहायता से क्या है कि राष्ट्रपति अपनी संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उसका उपयोग प्रमुखतः करता है। बात आती है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कौन सी पद्धति से होता है, किस तरीके से होता है, और इसके साथ साथ राष्ट्रपति निर्वाचन में किस किस को सम्मिलित होने का, भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है, इसके बारे में प्रमुखता में अध्ययन करेंगे, प्रमुखता चर्चा करेंगे। बात आती है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का वर्णन है वो कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। सबसे पहली बात निर्वाचन संबंधी आती है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान में उसका वर्णन किया गया है। तो संविधान का जो अनुच्छेद है अपने 54 और 55 उसके तहत भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन प्रमुखतः स्पष्ट रूप से किया गया है। बात आती है कि अनुच्छेद 54 के अनुसार कौन से जो नियम है, कौन सी जो विधियां हैं और प्रमुख रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में किन किन को सम्मिलित किया गया है उनके बारे में प्रमुखतः वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले बात आती है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किसके द्वारा किया जाएगा। तो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा जो किसका चुनाव करेगा? राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। और राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव की सारी जो प्रक्रिया हैं, सारे जो कार्यक्रम हैं वो किसके द्वारा तय किए जाते हैं? निर्वाचक मंडल के द्वारा प्रमुखतः राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त कार्यों का निर्धारण किया जाता है, उनको तय किया जाता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किन किन को सम्मिलित किया गया है, कौन कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और अपने मतदान का उपयोग करते हैं। तो बात आती है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ बात आ रही है कि संसद के दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना, इस लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो यहाँ किसका वर्णन किया गया है? संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं सिर्फ वही सम्मिलित होंगे। किसके संसद प्रमुख रूप से किससे मिलकर बनी हुई है? लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं जिनको चुना गया है वो प्रमुखतः राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे और जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। बात आती है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब ये तो बात कर रहे थे हमें केंद्र सरकार की, संघ सरकार की। संघ सरकार में तो क्या है, निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के भाग लेंगे। अब बात करते हैं हम राज्य सरकार की। तो राज्यसभा में जो अपना विधान मंडल है, क्या है? विधान मंडल, उसके दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो प्रमुखतः यहाँ बात की गई है कि राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य। यहाँ सिर्फ क्या है कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होगी, लेकिन विधान परिषद है वो शामिल राष्ट्रपति निर्वाचन में नहीं होगी। तो यहाँ बात आती है कि राज्यों के द्वारा भी निर्वाचन में सम्मिलित किया जाता है किसको? विधानसभा को। बात आती है कि जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों को क्या है कि राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल नहीं किया गया। प्रमुखतः दो स्थान है संघ क्षेत्र के अपने, उन्हीं को सम्मिलित किया गया है। वो स्थान कौन कौन से हैं? दिल्ली व पांडुचेरी भी इसमें सम्मिलित है किसके निर्वाचन में? राष्ट्रपति निर्वाचन। बात आती है इनको किस संविधान संशोधन के तहत इनको सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान रखना, जो 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा क्या है, दिल्ली व पांडुचेरी को भी राज्य का, अपने जो देश का राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार हम तीन बातें स्पष्ट होती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रमुखतः कौन भाग लेंगे? संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य। दूसरी बात आई कि राज्य है, राज्य सरकार, उसकी जो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। तीसरी बात आई जो संघ है अपने, उनमें से दिल्ली और पांडुचेरी के जो सदस्य हैं वो भाग लेंगे। कौन से संविधान संशोधन जो शामिल किया गया है? तो 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा इसको सम्मिलित किया गया है। अब बात आती है अनुच्छेद 55 के अनुसार, ये तो अनुच्छेद 54 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित बातों का। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 के अनुसार। बात आती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमण मत पद्धति। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन सी पद्धति से होता है? तो ध्यान रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है उसके द्वारा क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बात आती है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो प्रमुख रूप से कौन सी प्रणाली के अनुसार होता है? तो ध्यान रखना, गुप्त रूप से क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का प्रमुखतः उपयोग किया गया, उसका वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। बात आती है
न्यूनतम कोटा प्राप्त करना। राष्ट्रपति है, उसके चुनाव के लिए एक बात स्पष्ट की गई है कि न्यूनतम कोटा प्राप्त होने पे क्या है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाएगा। अन्यथा अगर उसको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता तब तक क्या है कि उसका विभाजन है, उसका विभांतर है, वो प्रमुखतः चलता रहता है। अब बात आती है कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, या राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है, और राष्ट्रपति है वो एक बार ही राष्ट्रपति बन सकता है भारत में, या एक से अधिक बार भी उसको राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। इसके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा हम करेंगे। बात आती है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उसका जो चुनाव है वो प्रमुखतः कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति महोदय का चुनाव है प्रमुखतः किया जाता है। बात आती है पुनः चुनाव लड़ सकता है। एक बार कोई व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बन गया तो ये नहीं है कि वो एक बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद में दोबारा भी वो राष्ट्रपति चुना जा सकता है, बन सकता है। ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि राष्ट्रपति है वो एक बार ही बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार, कितनी ही बार है वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। बात आती है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो किसे देता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति है वो समय से पूर्व भी क्या है कि अपना पद का, अपने कार्यकाल से पूर्ण भी क्या है कि अपना त्याग पत्र दे सकता है और अपने पद को छोड़ सकता है। बात आती है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को क्या है कि त्याग पत्र के साथ साथ कुछ कारणों के कारण क्या है कि उसको पद से भी हटाया जा सकता है, पद से विमुक्त किया जा सकता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रमुखतः महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। अब आती है महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके बारे में कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। बात आती है कि महाभियोग का जो वर्णन है वो प्रमुखतः संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, कौन से संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत महाभियोग की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार की प्रक्रिया को लगा के? महाभियोग की प्रक्रिया को लगा के। और इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 61 जो अनुच्छेद अपना, उसमें वर्णन महाभियोग का राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किया गया है। बात आती है दुरुपयोग, कदाचार, संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति पे जो ये महाभियोग लग सकता है ये किन कारणों से लगता है कि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करे, अपने पद का जो फायदा है वो दूसरे लोगों को पहुंचाने का प्रयास करे। दुरुपयोग है यानी गलत तरीके से अपने पद प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करे, संविधान के जो नियम है, जो कानून है, जो पद्धति है उसका उल्लंघन करे, उसको तोड़ने का प्रयास करे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, दुरुपयोग करने पे, कदाचार करने पे और संविधान का उल्लंघन करने पे प्रमुखतः राष्ट्रपति पे क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। अब बताते हैं महाभियोग है वो कहाँ लगाया जाएगा, किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया रहेगी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बात आती है किसी भी सदन में महाभियोग। महाभियोग है वो किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ है, उसके खिलाफ लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। बात आती है प्रस्ताव पारित करने से पूर्व 14 दिन पूर्व नोटिस देना। राष्ट्रपति के खिलाफ जब महाभियोग प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा उससे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इस बात के नोटिस देना होगा, राष्ट्रपति को सूचित करना होगा 14 दिन पूर्व कि उनके ऊपर इस प्रकार की प्रक्रिया के चलाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। डायरेक्ट बिना नोटिस दिए राष्ट्रपति के ऊपर कदाचार महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता। बात आती है प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित। अब बात आती है कि जो प्रस्ताव लाया जा रहा है महाभियोग का वो क्या है, किस प्रकार, कितना प्रकार का जो बहुमत है वो चाहिए जिसके द्वारा उसको माना जाएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। तो ध्यान रखना 2/3 बहुमत के द्वारा सदन में प्रस्ताव पारित होने पे क्या है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया को लगाया जा सकता है, चालू किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है। बात आती है राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं व वकील के माध्यम से रख सकता है। राष्ट्रपति को भी यह अधिकार है कि वो अपना पक्ष है, अपने जो विचार है वो या तो स्वयं रख सकता है या वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वकील को अपने लिए चुन सकता है जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है उसके खिलाफ
क्या है, मुकदमा लड़ेगा और उसकी तरफ से पैरवी करेगा, किसी तरफ से, राष्ट्रपति महोदय की तरफ से। बात आती है दूसरे सदन में भी प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से पारित। दोनों सदनों में क्या है कि जो प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। पहली बात करते हैं चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, दोनों सदनों के द्वारा जब 2/3 बहुमत से जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसके बाद में इसका महत्व रहता है, इसका अस्तित्व बना रहता है। बात आती है दोनों सदनों में पारित होने पर पद से हटाना। ये नहीं है कि लोकसभा में पारित हो गया 2/3 बहुमत से और राज्यसभा में नहीं हुआ, और ये हो गया राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित नहीं हुआ। दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद में क्या है कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। बात आती है राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 माह में चुनाव आवश्यक। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, पद है वो खाली हो जाता है, तो उस दौरान एक प्रक्रिया अपनाई गई प्रमुख रूप से कि 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है। 6 माह से अधिक समय के अंतराल या दूरी को राष्ट्रपति के लिए नहीं रखा जा सकता। 6 माह में निश्चित रूप से क्या है, निर्वाचन मंडल का गठन करके और राष्ट्रपति का चुनाव कराना प्रमुखतः आवश्यक बताया गया है। बात आती है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित। अब जो नया राष्ट्रपति बनेगा, क्या जितना समय जो कार्यकाल का रहा है पूर्व राष्ट्रपति का, क्या उतने कार्यकाल के लिए चुना जाएगा या फिर जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होगा वो 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा? तो ध्यान रखना, जब नया राष्ट्रपति बनेगा तो पूर्व राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहा है उसको पूरा करने के लिए नहीं बनेगा, बल्कि वह 5 वर्ष के लिए क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होगा, राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति है वो प्रमुख रूप से क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। इसके साथ ही प्रमुख रूप से किसकी सहायता से करता है, अधिनियमों के माध्यम से, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से है वो प्रमुख रूप से शक्तियों का उपयोग करता है। और राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है अनुच्छेद 61 के तहत है, तो दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित होने के बाद में क्या है कि उसको पद से हटाया जाता है, लेकिन 14 दिन पूर्व उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले, प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसको नोटिस देना भी आवश्यक है, प्रमुख रूप से बताया गया है।